नॉर्वे में एक सुपरमार्केट है। वहां प्लास्टिक बोतल लेकर जाओ, मशीन में डालो और कैश वापस मिलता है हर बोतल पर। सिस्टम का नाम है पैंटे सिस्टम और वहां 97% प्लास्टिक बोतल्स रिसाइकिल होती हैं। 97%। ये कोई फ्यूचर नहीं है। एक ऐसा देश जो टेक्निकली इतना अमीर है कि उसे प्लास्टिक बेचने की जरूरत नहीं, फिर भी वो हर बोतल वापस लेता है। जर्मनी में फैंड सिस्टम है। बोतल खरीदो, डिपॉजिट दो, वापस करो, पैसे लो। रिटर्न रेट 98%। बच्चे भी जानते हैं कि खाली बोतल फेंकनी नहीं, वापस करनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू है। साउथ कोरिया ने 2003 में एक लॉ पास किया जिसमें कंपनीज को अपने प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकलिंग खुद इंश्योर करनी पड़ती है। मैन्युफैक्चरर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, कंज्यूमर्स पर नहीं। रिजल्ट, रिसाइकलिंग रेट 60% से ऊपर। और इंडिया में, जहां हर गली में रैग पिकर है, जहां इनफॉर्मल रिसाइकलिंग इकोनॉमी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जहां प्लास्टिक लिटरली हर जगह है और हर कोई उसे देखता है रोज, वहां हम इसे सीरियसली नहीं लेते। रिसाइकलिंग रेट रफली 30% के आसपास, और उसमें भी क्वालिटी इतनी खराब कि बड़ी एफएमसीजी कंपनीज इस रिसाइकल प्लास्टिक को अपने प्रोडक्ट्स में यूज ही नहीं करती, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती। ये क्यों होता है, ये आगे बताता हूं। पहले एक आदमी से मिलो। मनी चिन्नस्वामी, हैदराबाद। एक ऐसा इंसान जिसने IIM अहमदाबाद से MBA किया, मैकिन्जे में काम किया, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी की दुनिया में था, और फिर एक दिन डिसाइड किया कि ये सब छोड़कर प्लास्टिक वेस्ट में घुसना है, लिटरली। उनके साथ आए टैन येव पुआंग, सिंगापुर के, टेक और डेटा बैकग्राउंड वाले। दोनों ने मिलकर 2013 में बैनियन नेशन शुरू किया, हैदराबाद में। रजिस्टर्ड कैपिटल था उस वक्त 10 लाख रुपए, 10 लाख, जिसमें आज के जमाने में दिल्ली में एक डिसेंट यूज्ड कार भी नहीं आती। टीम में इनिशियली सिर्फ कुछ लोग थे, कोई IIT ड्रॉप आउट नहीं, कोई फोर्ब्स 30 अंडर 30 नहीं, बस 2 लोग जिन्हें लगा कि इंडिया के प्लास्टिक प्रॉब्लम का एक रियल स्केलेबल सोल्यूशन हो सकता है। जब मनी ने घर आके बोला होगा, मैं मैकिन्जे छोड़कर प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करूंगा, तो उस मोमेंट का रिएक्शन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं वो मोमेंट कैसा होता है। तो प्रॉब्लम ठीक है एग्जैक्टली, ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सोल्यूशन की असली क्रिएटिविटी दिखती है। पुराना सिस्टम ऐसा था, रैग पिकर सड़क से प्लास्टिक उठाता है, बेचता है छोटे कबाड़ी वाले को, वो बेचता है थोड़े बड़े एग्रीगेटर को, वो बेचता है रिसाइकलर को। रिसाइकलर एक पुरानी मशीन में डालता है, और जो ग्रैन्यूल्स निकलते हैं वो इतने कंटामिनेटेड होते हैं, इतने इम्प्योर होते हैं कि PNG, यूनिलीवर, कोका कोला जैसी कंपनीज उन्हें टच नहीं करती, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है। फूड ग्रेड पैकेजिंग में आप डर्टी, मिक्स्ड, अनवेरिफाइड प्लास्टिक नहीं डाल सकते, तो वो कंपनीज वर्जिन प्लास्टिक खरीदती हैं, नया, हर बार, जो पेट्रोलियम से बनता है, जो और पोल्यूशन करता है। ये एक लूप है, प्लास्टिक बनता है, यूज होता है, फेंका जाता है, रिसाइकल की कोशिश होती है, क्वालिटी खराब निकलती है, तो फिर नया प्लास्टिक बनता है। बैनियन नेशन ने ये चेन तोड़ी, लेकिन अलग तरीके से। उन्होंने डायरेक्टली रैग पिकर्स और वेस्ट कलेक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया। उन्हें ट्रेन किया कि कौन सी प्लास्टिक वैल्यूएबल है, कैसे सॉर्ट करनी है, कैसे स्टोर करनी है। स्मार्ट कलेक्शन बिन्स दिए, एक डेटा सिस्टम बनाया जो ट्रैक करे कि कौन सी प्लास्टिक कहां से आ रही है, किस ग्रेड की है, कितनी क्लीन है। ट्रेसेबिलिटी जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर उस प्लास्टिक को साइंटिफिक प्रोसेस से वॉश किया, सॉर्ट किया, प्रोसेस किया। आउटपुट निकला प्रीमियम रिसाइकल्ड प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, इतनी क्लीन, इतनी कंसिस्टेंट क्वालिटी के कि वर्जिन प्लास्टिक के साथ compete कर सके। ये वैसे ही है जैसे कोई किसान सड़ी हुई सब्जियां लाए और आप उसे कहो नहीं, पहले खेत में ही सॉर्टिंग होगी, पैकिंग होगी, कोल्ड चेन होगी, और जो सुपरमार्केट तक पहुंचे वो फ्रेश हो। प्रोसेस नहीं बदली, सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पहले ले आए। यही बैनियन नेशन ने प्लास्टिक के साथ किया, और रिजल्ट PNG ने नोटिस किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर में नोटिस किया। इन कंपनीज को अपने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स पूरे करने थे। 2025 तक 25% रिसाइकल प्लास्टिक यूज करने का कमिटमेंट था कई कंपनीज का, और बैनियन नेशन के पास वो प्लास्टिक थी जो एक्चुअली उनके स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती थी। इमेजिन करो 2032 चेन्नई, एक नई हाउसिंग कॉलोनी बन रही है। पाइप्स रिसाइकल प्लास्टिक के हैं, इंसुलेशन रिसाइकल प्लास्टिक की है, विंडोज की फ्रेम्स में रिसाइकल कंटेंट है। हर बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट 18% कम है, सिर्फ इसलिए कि मटेरियल सोर्सिंग बदल गई। कैमरा पैन करता है एक वेयरहाउस पर जहां बैनियन नेशन के वर्कर्स ग्रैन्यूल्स पैक कर रहे हैं। वो प्लास्टिक आई है 200 अलग अलग लोकेलिटीज से, 800 रैग पिकर से, जिन्हें पहली बार फेयर डॉक्यूमेंटेड डिजिटल पेमेंट मिली। अगर इंडिया के सिर्फ 20% प्लास्टिक वेस्ट को इस तरह प्रोसेस किया जाए, हम हर साल 4 मिलियन टन CO2 बचा सकते हैं। ये पूरे श्रीलंका के एनुअल कार्बन एमिशंस के बराबर है, एक पूरे देश की साल भर की एमिशंस, सिर्फ इसलिए कि हमने प्लास्टिक को गार्बेज की बजाय रिसोर्स समझना शुरू किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं था, इंडस्ट्री का रेजिस्टेंस रियल था।
एफएमसीजी इंडस्ट्री उस डॉक्टर की तरह है जो 20 साल से एक ही प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और नई रिसर्च दिखाओ तो कहता है हम तो यही देखते आए हैं। रिसाइकल प्लास्टिक को हमेशा सेकंड ग्रेड माना गया। क्वालिटी नहीं होती, कंटामिनेशन होती है, सर्टिफिकेशंस नहीं है, कंज्यूमर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्शंस मनी ने सुने बार बार हर मीटिंग में। एक लार्ज पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर ने लिटरली कहा था, रिसाइकल प्लास्टिक से हमारी प्रीमियम ब्रांड की इमेज को नुकसान होगा। बैनियन नेशन ने आगे नहीं किया। उन्होंने टेस्ट रिजल्ट्स रखे टेबल पर, थर्ड पार्टी सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट्स, सैंपल्स जो साइड बाय साइड वर्जिन प्लास्टिक से मैच करते थे, बैच कंसिस्टेंसी डेटा। जब नंबर सामने आए बाकी सब चुप हो गए। डेटा बोलता है, बाकी सब ओपिनियन। 2016 में पहला बड़ा B2B कॉन्ट्रैक्ट, 2017 में Google.org इम्पैक्ट चैलेंज के लिए सिलेक्ट हुए ग्लोबली हजारों एप्लीकेंट्स में से। उसी साल हैदराबाद में पहली फुल स्केल प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल हुई। 2018 तक वो 18 ग्रेड्स की रिसाइकल प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे थे, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। फिर आया वो टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, फॉर्मल पार्टनरशिप। ये वो मोमेंट था जब एक स्क्रैपी हैदराबाद स्टार्टअप सडनली दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई। यूनिलीवर जो 190 देशों में प्रोडक्ट्स बेचती है, उसने कहा हाँ। और फिर पीएनजी ने भी। एक रूम, एक मीटिंग, दो ग्लोबल कंपनीज जो हमेशा वर्जिन प्लास्टिक पर टिकी थीं, अब रिसाइकल प्लास्टिक के लिए एक हैदराबाद स्टार्टअप के पास आ रही थीं। ये वो मोमेंट था जो किसी फिल्म में होता तो लोग कहते यार इतना फिल्मी मत बना। अब नेदरलैंड्स की बात करते हैं। एम्स्टरडैम में एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जिसे द सर्कल कहते हैं, जहां रिसाइकल प्लास्टिक को स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह यूज किया गया। वो देश जहां प्लास्टिक की एबंडेंस नहीं है, जहां क्लाइमेट ऑलरेडी कोल्ड है, जहां इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मैच्योर है, उन्होंने फिर भी चूज किया रिसाइकल मटेरियल क्योंकि लाइफ साइकिल कार्बन कॉस्ट 60% कम थी। इंडिया में जहां प्लास्टिक लिटरली गलियों में है, जहां लेबर कॉस्ट कम है, जहां सन से क्योरिंग फास्टर होती है, हम अभी भी सोच रहे हैं। इंडिया में अगर सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में 15% रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल मैंडेट हो जाए तो हर साल 2.3 मिलियन टन वर्जिन प्लास्टिक की डिमांड घट जाए। ये इतना है जितना 115 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स में भरा जा सके हर साल। और ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बैनियन नेशन जैसी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। असली ट्विस्ट ये नहीं है कि बैनियन नेशन ने रिसाइकिल प्लास्टिक को प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया। असली ट्विस्ट ये है कि प्लास्टिक जो आपकी गली में पड़ी है, जिसे आप और मैं बिना सोचे गार्बेज कहते हैं, एक्चुअली वो एक रिसोर्स है जिसे हमने कलेक्टिवली डिसाइड कर लिया है कि ये वर्थलेस है। नॉर्वे ने डिसाइड किया ये वैल्यूएबल है, इसे कैश में कन्वर्ट करो। जर्मनी ने डिसाइड किया इसे रिटर्न करो, डिपॉजिट वापस लो। साउथ कोरिया ने डिसाइड किया मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है इसे वापस लेना। हमने डिसाइड किया ये रैग पिकर की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। बैनियन नेशन ने सिर्फ वो एक डिसीजन बदला, प्लास्टिक वर्थलेस नहीं है, बस उसे प्रोसेस करने का सही सिस्टम नहीं था। और उस एक आइडिया से एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। अगली बार जब आप कोई शैम्पू बॉटल या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंकूं, एक सेकंड रुकना। ये सोचना नहीं कि रिसाइकल होगी या नहीं, बस ये नोटिस करना कि आपके हाथ में जो है किसी के लिए रॉ मटेरियल है, किसी की इनकम है, किसी का बिजनेस है, किसी की सप्लाई चेन का एक छोटा सा नोड है। सिर्फ ये डिसाइड करना बाकी है किसका। ऐसी रियल स्टोरीज अगर पसंद आती हैं सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में एक टॉपिक, एक लाइन, बाकी काम मेरा।